अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट बिलाल अहमद। तो आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर पढ़ेंगे। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मोल एंड एवोगाड्रो नंबर का एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्शन है। पहले एवोगाड्रो नंबर को समझते हैं कि एवोगाड्रो नंबर हमारे पास क्या है। तो एवोगाड्रो नंबर हमारे पास एक नंबर है जिसको हम एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर हमारे पास एक नंबर है जो हम यूज़ करते हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारे डेली लाइफ में जो नॉर्मल थिंग्स है, शूज़ हो गए, बुक्स हो गए या और खाने पीने की चीज़ें, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3। तो उसकी काउंटिंग बहुत आसान होती है। लेकिन जब हम आते हैं केमिस्ट्री में और केमिस्ट्री के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के अंदर, तो फिर हमारे पास ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं। ये सपोज़ करें मैंने एक डॉट ड्रा किया, तो इस डॉट में मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स। तो इसके लिए काउंटिंग बहुत मुश्किल है। मतलब अगर मिलियंस ऑफ एटम्स है, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, मिलियंस और बिलियंस में है, तो इसकी काउंटिंग बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमारे पास एक इटालियन साइंटिस्ट था, किया था इटालियन साइंटिस्ट जिसका नाम था अमेडो एवोगाड्रो। तो हमारे पास एक इटालियन साइंटिस्ट अमेडो एवोगाड्रो ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और एवोगाड्रोस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? रिप्रेजेंटेड बाय, किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से। एन और ए दोनों कैपिटल होंगे, लेकिन ए फिर भी साइज़ में छोटा होगा। मतलब ए का शेप कैपिटल होगा लेकिन साइज़ में छोटा होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रो नंबर के लिए। तो एवोगाड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। और एवोगाड्रो नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में हमारे पास 6.023 into 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। एवोगाड्रो नंबर हमें क्या बताता है? एवोगाड्रो नंबर हमें यह बताते हैं कि किसी भी सब्सटेंस में आप कोई भी सब्सटेंस ले ले, तो उस सब्सटेंस के 1 मोल में हमारे पास, अगर आप एटम्स लेते हैं तो इसी सब्सटेंस की उस एटम्स के 1 मोल में हमारे पास 6.023 into 10 पावर 23 एटम्स होंगे। अगर आप मॉलिक्यूल लेते हैं तो उस मॉलिक्यूल के 1 मोल में हमारे पास 6.023 into 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो भी सब्सटेंस ले ले तो उस सब्सटेंस के 1 मोल में, वो इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हमारे पास 6.023 into 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। तो इस नंबर को समझने के लिए हम अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करें हमने हाइड्रोजन का 1 मोल लिया। ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन। और कितने लिया हमने हाइड्रोजन? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया हमने। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास कितने एटम्स होंगे? 6.023 into 10 पावर 23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन में। इस तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन के 1 मोल में हमारे पास 6.023 into 10 पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। इस तरह अगर आप वाटर के एग्जांपल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल लेते हैं, तो अगर वाटर को हम 1 मोल ले लें, 1 मोल H2O हम ले लें। H2O हमने लिया कितना? 1 मोल। तो इसमें 1 मोल ऑफ H2O में हमारे पास 6.023 into 10 पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि ये हमने मॉलिक्यूल लिया। और इन दोनों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एटम्स होंगे, क्योंकि ये हमने एटम लिया है। और H2O में इतने एवोगाड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि ये हमने मॉलिक्यूल लिया है और इन दोनों को हमने एज ए एटम लिया है। तो मतलब कोई भी सब्सटेंस आप ले ले तो उस सब्सटेंस की 1 मोल में हमारे पास कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 into 10 पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। अगर आप मॉलिक्यूल ले ले तो उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप एटम्स ले ले तो इतने एटम्स होंगे। और या अगर आप आयनिक कंपाउंड ले ले तो उतने फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो अब हम आते हैं मोल की तरफ।
तो मोल भी हमारे पास एक यूनिट है, मास को, मैटर को, किसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट है। जिस तरह के हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि एटम्स, आयंस और मालिक्यूल्स हमारे पास साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं और नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसको काउंट करने के लिए हम एवोगाड्रोस नंबर यूज़ करते हैं। तो हम एटम्स, आयंस एंड मालिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मोल का यूनिट यूज़ करते हैं। तो मोल की तरफ आते हैं। अगर डेली लाइफ में हम देखें, शूज़ की एग्जांपल लेते हैं। अगर शूज़ को हम काउंट करते हैं तो किस यूनिट में काउंट करते हैं? पेयर में। अगर शूज़ को हम काउंट करते हैं तो किस यूनिट में? पेयर में, पेयर में। और या अगर एग्स या बनाना की एग्जांपल आप ले लें, एग्स हो गया या बनाना, तो एग्स और बनाना को हम किस यूनिट में काउंट करते हैं? डोजन। मतलब डोजन हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जिसमें 12 सिमिलर थिंग्स होंगे। डजन एक यूनिट है थिंग्स का, आइटम्स का, जिसमें 12 सिमिलर थिंग्स होंगे। पेयर हमारे पास एक ऐसे यूनिट है कि पेयर में हमारे पास 2 सिमिलर थिंग्स होंगे। शूज़ भी ले सकते हैं पेयर में, आप शूज़ भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जिस तरह पेयर, डोजन, ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी थिंग्स को, आइटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये पेयर और डजन यूज़ करते हैं। इसी तरह मोल भी है। जब हम 6.023 × 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल्स ले लें, एटम्स ले लें, आयंस ले लें, तो उसको हम 1 मोल कहते हैं। मोल की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। मोल के हमारे पास 2 डिफिनीशन है। मतलब मोल को हम 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मोल इज़ द अमाउंट मास ऑफ अ सब्सटेंस। मोल हमारे पास एक अमाउंट होगा, मास का, मैटर का, सब्सटेंस का अमाउंट होगा। कितना अमाउंट होगा? जिसमें एन ए पार्टिकल हो, मतलब एवोगाड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल हो। जिस भी मैटर में, सब्सटेंस में हमारे पास 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, तो उस मैटर को हम 1 मोल कहेंगे, 1 मोल ऑफ दैट मैटर। या हम इस तरह भी डिफिनीशन कर सकते हैं। तो मोल की सेकंड डिफिनीशन की तरफ आते हैं। मोल इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज सेड टू बी 1 मोल। जब हम किसी सब्सटेंस की, अगर हम एटम लेते हैं तो एटम्स की एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं, मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास, अगर हम आयनिक कंपाउंड लेते हैं, फार्मूला यूनिट्स लेते हैं, तो फार्मूला यूनिट्स की फार्मूला मास को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसकी। तो ये हमने कुछ एग्ज़ाम्पल ली है मोल को समझने के लिए। अगर हम हाइड्रोजन की 1 ग्राम ले लें, हाइड्रोजन एटम्स का 1 ग्राम ले लें, तो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर होगा। और इसमें कितने एटम्स होंगे? 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमने पिछले डिफिनीशन में कहा कि अगर हम एटम्स लेते हैं तो उस एटम्स की एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में, तो यह 1 मोल के बराबर हो जाएगा। या हम मालिक्यूल को अगर हम लेते हैं तो मालिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास को हम जब ग्राम में लेते हैं तो उसे हम 1 मोल कहते हैं। या फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में तो वो हमारे पास 1 मोल के बराबर हो जाता है। तो इधर हमने हाइड्रोजन एटम लिया है। 1 ग्राम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास किया है, एटॉमिक मास 1 है हाइड्रोजन का, तो हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया है, 1 ग्राम लिया है। ये 1 हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया और ये हमने इसको ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर हो गया। क्योंकि इसके हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया तो ऑब्वियसली 1 मोल के बराबर हो गया। अब इस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास कितने एटम्स होंगे? चूँकि हमने एटम लिया है ना, 6.023 × 10⁻23 एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। 1 मोल में हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर के बराबर एटम्स होंगे। तो अब दूसरा हमने कार्बन लिया है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो इसको 12 को हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राम में। तो ग्राम में जब हमने कार्बन के एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया तो इस ग्राम में रिप्रेजेंट करने की वजह से हमारे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन हमारे पास 1 मोल के बराबर हो गया। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल के बराबर हो गया। अब इस
1 मोल ऑफ कार्बन में हमारे पास एवोगाड्रोज नंबर के बराबर एटम्स होंगे। एवोगाड्रोज नंबर कौन सा है हमारे पास, ये है 6.023 × 10⁻23। इस तरह ऑक्सीजन हमने लिया है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और 16 को हमने रिप्रेजेंट किया है ग्राम में, तो इस वजह से हमारे पास 1 मोल के बराबर हो गया। और इस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे। इस तरह H2O चूँकि हमारे पास मालिक्यूल है, H2O की मालिकुलर मास क्या है 18, तो इस 18 को हमने रिप्रेजेंट किया ग्राम में, तो ये 1 मोल के बराबर हो गया, मतलब 18 ग्राम ऑफ H2O 1 मोल के बराबर हो गया। अब इस 1 मोल ऑफ H2O में 1 मोल ऑफ वाटर में हमारे पास कितने मालिक्यूल्स होंगे, चूँकि ये मालिक्यूल है ना इस वजह से। और ये ऊपर जो 3 एग्जांपल हमने लिए ऑक्सीजन के, कार्बन और हाइड्रोजन के, तो ये एटम्स थे इसलिए हमने एटम्स में शुमार किया, और ये मालिक्यूल है तो इसकी मालिकुलर मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, 1 मोल के बराबर हो गया। अब 1 मोल ऑफ वाटर में यानी 18 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास एवोगाड्रोज नंबर के बराबर मालिक्यूल्स होंगे। वाटर के मालिक्यूल्स इतने एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होंगे इसमें। अब नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिए है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक मालिक्यूल है और इसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मालिकुलर मास क्या है 44। जब हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं या मोल को मालूम करते हैं तो मालिक्यूल अगर हम लेते हैं, चूँकि ये मालिक्यूल है तो इस मालिक्यूल के मालिकुलर मास को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में या एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, तो 44 ग्राम ऑफ CO2 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और इस 44 ग्राम ऑफ CO2 मतलब 1 मोल ऑफ CO2 में 6.023 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे इसमें। और अगर ग्लूकोज हमने एग्जांपल लिया, ग्लूकोज का मालिकुलर मास 180 है, क्या है 180, इसको हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, इस वजह से ये 1 मोल के बराबर हो गया। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज विल बी इक्वल टू 1 मोल, एंड इस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में हमारे पास 6.023 × 10⁻23 मालिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे। तो एटम और मालिक्यूल का एग्जांपल तो हमने लिया, मतलब हमने डेफिनीशन में कहा था कि एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा, और मालिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 मोल के बराबर होगा। अब फार्मूला यूनिट को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो फार्मूला यूनिट की एग्जांपल में हम लेते हैं, अगर हम 58.5 ग्राम ऑफ NaCl ले लें, 58.5 ग्राम, ये NaCl फार्मूला यूनिट के एग्जांपल में आ गया, और NaCl का फार्मूला मास क्या है 58.5, तो फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को हमने ग्राम में रिप्रेजेंट किया, इस वजह से ये 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl हमारे पास 1 मोल के बराबर हो गया। और इस 1 मोल ऑफ NaCl में हमारे पास कितने फार्मूला यूनिट्स होंगे, तो इसमें एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होंगे जो कि है 6.023 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl, फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। तो ये तीनों एग्जांपल हमने लिए जिस डिफिनीशन में हमने कहा कि एटॉमिक मास, मालिकुलर मास और फार्मूला मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम 1 मोल कहते हैं। तो तीनों को हमने रिप्रेजेंट किया, ये हमारे पास आ गया एटॉमिक मास में, मतलब कि एटम्स में आ गए थे। ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का जो हमने एग्जांपल लिया है तो ये एटम्स के एग्जांपल में आ गया, मतलब इसके 1 मोल में इतने एटम्स होंगे। मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का जो हमने एग्जांपल लिया है तो इसके 1 मोल में एवोगाड्रोज नंबर के बराबर एटम्स होंगे, क्योंकि एटम के एग्जांपल है। और ये तीनों हमारे पास मॉलिक्यूल के एग्जांपल में आते हैं। कौन तीन कौन कौन से हैं, H2O, CO2 एंड ग्लूकोज। तो ये तीनों मॉलिक्यूल के कैटेगरी में आते हैं। मतलब अगर हम H2O, CO2 एंड ग्लूकोज का 1 मोल ले लें तो इस 1 मोल में हमारे पास इसके इतने मालिक्यूल्स होंगे, एवोगाड्रोज नंबर के बराबर मालिक्यूल होंगे। तो इन तीनों के एक मोल में हमारे पास एवोगाड्रोज नंबर के बराबर मालिक्यूल्स होंगे, क्योंकि 3 मालिक्यूल्स हैं। और लास्ट NaCl हमारे पास फार्मूला यूनिट है, तो फार्मूला यूनिट के 1 मोल में हमारे पास एवोगाड्रोज नंबर के बराबर फार्मूला यूनिट्स होंगे। तो तीनों एग्जांपल हमने लिए, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट किया ग्राम में, और फार्मूला मास को रिप्रेजेंट किया ग्राम में।
तो अब हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं इसकी, कि इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। मतलब हमें मास दिया होगा, गिवन मास के, फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास कितने मोल्स ऑफ वाटर होंगे, या हमें मोल्स गिवन होंगे और मास रिक्वायर्ड होगा। तो कैलकुलेशन करते हैं। अब हम मोल की कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट नंबर फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, जिसको हम n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मतलब जो हमें मास दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमें 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया गया है, मास दिया है मास इन ग्राम, 9 मास इन ग्राम, और ये कितने मोल्स के बराबर होगा। तो हमारे पास फार्मूला है। हम अब रिक्वायर्ड क्या है, इधर मास दिया गया है ग्राम में, मास इन ग्राम गिवन है, और रिक्वायर्ड मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है। तो यह फार्मूला है। और जब हमसे मास मांगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो और मास रिक्वायर्ड हो, तो फिर हम इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं इस तरह से। सपोज करें हमसे मास रिक्वायर्ड हो, मास, तो इसको हम यह मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे, क्योंकि ये इधर डिवीजन में था। हम मास को मालूम करते हैं, तो इसलिए इसको अलग करना पड़ेगा। मास इज इक्वल टू n, हमने किस लिए लिख दिया, n को हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, n मल्टीप्लाइड बाय मोल, और मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हमारे पास मोल्स गिवन हो और मास रिक्वायर्ड हो, फिर ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, और जब हमसे मोल्स रिक्वायर्ड हो तो फिर ये पहले वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड फार्मूला हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इधर हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड मोल्स है, और गिवन मास है, मास इन ग्राम गिवन है, और रिक्वायर्ड में हमारे पास मोल्स है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, फर्स्ट नंबर। तो एज वी नो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल और मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू, मास कितना गिवन है, मास इन ग्राम गिवन है, कितना है 90 ग्राम, और मोल और मास वाटर का क्या है, मोल और मास का मतलब है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले ले तो इसे हम मोलर मास कहते हैं, इस सब्सटेंस का मोलर मास कहते हैं हम इसे। और मोलर मास का यूनिट हमारे पास है ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्या है, मोलर मास का यूनिट है, मोलर मास का यूनिट है हमारे पास। ग्राम पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम हमने लिख दिया 90 ग्राम, और मोल और मास वाटर का क्या है, वाटर के 1 मोल में हमारे पास कितने मास होता है, 18 ग्राम ना। तो 18 इसका मास हो गया, और यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम के साथ कैंसल आउट हुआ और मोल रह गया, इससे क्या आंसर आता है, 90 डिवाइडेड बाई 18, 5 आता है इसमें, 5। तो मोल बच जाता है 5 मोल। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 90 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास 5 मोल होते हैं। 90 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास कितने मोल्स होते हैं, 5 मोल्स। इधर हमें मास गिवन था और मोल्स रिक्वायर्ड थे। अगर हमसे मास रिक्वायर्ड हो और मोल गिवन हो तो फिर हम ये सेकंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इस फार्मूले को रीअरेंज करके। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, मास इन ग्राम की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। एन ए किसके लिए है, एवोगैड्रोस नंबर के लिए। तो यह हो गया हमारा आज का लेक्चर नंबर 16, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम स्टार्ट करेंगे।